अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क की दाखिली सूरत हाल की बात करते हैं क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अजीब सी कशमकश में है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है, बार बार ये कहती है कि हम बैठना चाहते हैं, चाहे असीर लीडरान हों या फिर वो जमात के सीनियर ओहदेदार जो कि कुछ इजलासों में इस बात के ऊपर जोर देते हैं, खुलकर बात करते हैं कि कोई कोशिशें होनी चाहिए, चाहे वो सियासी रहनुमाओं के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें हों, किसी भी सूरत में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर इसी दौरान ये आवाज़ भी लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है और वो पुरजोर एहतजाज करने का इरादा रखती है। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी, शदीद बयानात भी दिए जाते हैं सख्त किस्म के, जिससे एक कंफ्यूजन और अजीबो गरीब माहौल पैदा हो जाता है जो पब्लिक एट लार्ज तो, लेकिन पार्टी के अपने कारकुनान को भी समझ नहीं आता। शायद इसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता है। आप पार्टी के अंदरूनी इजलासों की बात कर लें या फिर अगर खुलकर भी इनकी मुख्तलिफ शोज़ के अंदर अपीयरेंसेस देखें तो एक रहनुमा कुछ कह रहा होता है, दूसरा रहनुमा कुछ कह रहा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसके दरमियान भी अब यगानगत या फिर एक डायरेक्शन नज़र नहीं आती। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जिस कन्फ्यूजन में है वहाँ से निकलने के ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, इसके ऊपर बड़ी बहस है और ख्याल या राय आमा ये पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बंद गली की कैफियत में दाखिल हो गई है जहाँ से आगे कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, ऑप्शंस इंतहाई महदूद और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जमा खातिर फिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद सख्तियों की भी बातें सुनी जा रही हैं। एक तरफ तो माइनस खान साहब की बातें आप सुन रहे होंगे, दूसरी तरफ ये कल बल्कि परसों फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से कि ना सिर्फ इमरान खान की 9 मई के सिलसिले में बेल्स कैंसिल कर दी गई हैं बल्कि कंस्पायर और अबेट भी किया है उन्होंने जो 9 मई की सारी वायलेंस हुई उसके अंदर। अभी जो सारा मंजरनामा बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये क्या सिग्निफाई करता है, इसकी अहमियत क्या है? और ग्रेटर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बंद गली या इस नहज पर पहुंची किस वजह से? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली उसे बंद गली में ले आई है? अपने तजियाकारों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय रखते हैं आप आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दहाने पर खड़ी है, एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी ये समझ नहीं आता। इतनी रुकावटें हैं, मुज़ाकरात के लिए उनसे कोई तैयार नहीं है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, किसके साथ बात करनी है कुछ पता नहीं है, और फिर बहुत सारे और मसले जो एक बात कहते हैं करते दूसरी बात है। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकिस हिकमत अमली है जिसने ये किया है, और क्या वो बंद गली में दाखिल हो गए? मैडम शेख, इस मौजूदा सूरत हाल पर पहुँचने और इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करने और इस मौजूदा सूरत हाल को डिस्क्राइब करने और इस मौजूदा सूरत हाल पर कुछ राय देने से पहले सिर्फ आपकी जो मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेमोरी है, याददाश्त है, इसको एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी सियासत पहुँची कैसे। ये साढ़े तीन साला दुख भरी कहानी है, तकलीफ़ भरी कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाना, आधी क़यादत जेलों में, आधी क़यादत अंडरग्राउंड, मुसलसल प्रेशर, मुसलसल दबाव, सैकड़ों जाली और झूठे मुकदमे, बल्ला मैंडेट, मखसूस नशिस्तें छीन लेना, इमरान खान एहलिया के हमरा जेल में, अदालतों में सुनवाई नहीं, सड़कों पर मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, पूरे का पूरा निज़ाम खिलाफ। पार्टी में ग्रोहबंदियां और इख्तलाफात, पार्टी में रॉन्ग नंबर और ब्रूटस, 80% ना तजर्बाकार, कंप्रोमाइज्ड झगड़ालू क़यादत, गलत फैसले, गलत हिकमत अमलियाँ। मैडम शेख, माना ये इक़्तिदार की जंग है और ये हक़ व बातिल की जंग नहीं है, इक़्तिदार की जंग है। माना सियासत नाम है रास्ते निकालने का, माना मैडम शेख सब मसाइल का हल बातचीत में है, मुज़ाकरात में है। माना इस वक्त हुकूमत जो है वो 1 पेज इंजॉय कर रही है और वो बेहतर पोजीशन में है
माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी और बैरूनी हालात की वजह से वीक विकेट पर है और वीक पोजीशन है उसकी इस वक्त, इस घड़ी तक। और मैडम शेख ये भी ठीक है कि हुकूमत बेनिफिशरी है। चंद हुकूमती लोगों के अलावा कोई भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के पास देने के लिए है भी कुछ नहीं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करना चाहती। जो आगे दीवारें हैं, 9 मई है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, 26 नवंबर है। और मैडम शेख दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि इस वक्त ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी बड़े और मौसर इज्तिजाज की पोजीशन में है। अब आपने कहा कि ये पीटीआई की हिकमत अमली नाकस हिकमत अमली, मान लेते हैं कि नाकस हिकमत अमली होगी और है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो मैडम शेख, और जब 9 मई सामने हो, और जब जो मसाइल बुनियादी हैं वो हल ना हो, तो बंद गली में सब के सब होते हैं। हाँ, इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए बंद गली में लग रही है कि वो कमज़ोर विकेट पे है, कमज़ोर पोजीशन पे है। लेकिन क्या हमारी मईशत इस काबिल हो गई है कि हम समझते हैं कि हम टेक ऑफ कर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं है कि कर्जे उतर गए हैं। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि सरमायाकारी की भरमार हो गई है। अच्छा। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि ज़राअत, इंडस्ट्री, रियल स्टेट बूम कर रही है। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि आपने बुनियादी मसले हल कर लिए हैं, 200 खसारा ज़दा इदारे, या आपका जो ज़र मुबादला बहुत आगे ऊपर चला गया है, या आपने बड़े अखराजात आपने कम कर लिए हैं। हाँ, ये बेहतर इशारे कब तक रहते हैं, इसमें कितनी आवाम का और तेल निकलता है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन मैडम शेख 100 बातों की एक बात है, और वो बात ये है कि हुकूमत चंद लोगों के अलावा जितनों से भी बात हुई है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मौसर इhtजाज की पोजीशन में नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मौक़िफ़ है ज़ीरो टॉलरेंस, 9 मई पे माफ़ी मांगो, और हम उनसे बात नहीं करेंगे। भट्टी साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? ये थोड़ा सा हमें समझाएं। ये हमने बड़ी दफ़ा देखा कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन क्या वजह है इसकी? क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए वो सियासी स्पेस, अपनी हिकमत अमली या अपनी मुख्तलिफ जो ओवर द ईयर्स उसने रखी पोजीशन, उसकी वजह से नहीं अचीव कर पाई कोई रिलीफ? मैडम शेख, जब हम अपनी पुरानी सियासी तारीख को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जद्दा रवाना होते हैं सऊदी अरब पूरी ख़ानदान के साथ, तो बाहर की गारंटी आती और कुलसूम नवाज साहब अल्लाह उनके मगफरत फरमाए, वो सारा कुछ डील करके सारा कुछ लेके चली जाती हैं। दूसरी मरतबा जब नवाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं या कोई हालात बेहतर होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और कुछ लोग सारा चीज़ें बेहतर करते हैं। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब जोड़ तोड़ करते रहे और कामयाब रहे। मौलाना साहब फ्रंट फुट पे इनकलाबी रहे, बैक फुट पे वो डील करते रहे। जनरल फैज़ हमीद से उन्होंने धरनों की डील की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो डील वाला और ये जो पीछे रह के मफामत वाला ग्रुप है, ये मिसिंग है। अच्छा। और ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब हैं वो उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं, और इमरान खान साहब अगर वो मौक़िफ़ बदलें भी तो इतना कुछ उनको बदलना पड़ेगा जो वो नहीं चाहेंगे। वो सर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ मैं इसको आगे लेकर जाऊँ। फ़खर दुरानी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? हिकमत अमली का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे चेहरे नहीं हैं, या एटलीस्ट वो सामने नहीं हैं जो कुछ ज़रा मुफाहमत करवा सकें, क्या ये वजह है?
शुक्रिया अलीना। देखें, पहले तो इसकी वजूहात जान लेते हैं कि पीटीआई जो बंद गली में आई है उसकी वजह क्या है, और क्या वाकई इनके पास वो लोग नहीं हैं जो कि पस पर्दा रह के, जिस तरह मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो हैं वो इस तरह जब भी ज़ेर इताब आए और वो उन्होंने बातचीत के ज़रिए अपने लिए रास्ते पैदा किए हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इसकी वजूहात क्या हैं। आज इमरान खान जो कि ये ख़ुद, अब अगर आप कल परसों की जो अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी सर्वे कराए जा रहे हैं उसमें अराउंड 90% तक इमरान खान जो है वो मुल्क भर में अब भी पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजूहात हैं कि ये तमाम तर जो पार्टी है ज़ेर इताब है। देखें, इसमें 3-4 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि जो पीटीआई और इमरान खान का ओवर कॉन्फिडेंस है, वो सियासत में ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा जो है बाज़ औक़ात आपको रॉन्ग और मिस कैलकुलेशन की तरफ जो है वो राग़िब करता है। यही वजह है कि जो इन्होंने जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस में जब इनको हुकूमत से निकाला गया और जिस तरह से एक इन्होंने तहरीक चलाई, उसके बाद इन्होंने ये समझा कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, इसलिए हम जो भी चाहेंगे, चाहे वो इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें, कुछ भी कर लें, हमें जो है वो अवाम हमारे साथ है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। और जो इमरान खान की पहले दिन से एक परसेप्शन थी, वो उसी के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, जो कि इनका क्लिप भी था कि 10-15 हज़ार लोग आप लेकर चले जाएँ तो ये हम जो है कोई भी बात बनवा सकते हैं। एक तो इनकी ये इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो मिसकैलकुलेशन हुई है सियासी फैसलों में, ये मैं समझता हूँ ये एक बड़ी वजह है। फिर उसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि देखें, ये बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं, एक अच्छे मुकर्रर के तौर के ऊपर हो सकते हैं, ये वादे भी अपनी आवाम के साथ अच्छे कर सकते हैं, लेकिन जब उन वादों को आप जो है वो उनमें हकीकत और जो उनको हकायक के करीब लेके जाना या उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है, तो वो चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उन वादों के ऊपर ये अमल दरामद नहीं करवा पाते। आप ये हुकूमत से पहले जो इन्होंने वादे किए थे कि हम क्या क्या कुछ नहीं करेंगे, जब हुकूमत में आए तो 3.5 साल में ही इनकी अनपॉपुलैरिटी में ये हालत पहुंच चुकी थी कि इनके अपने पार्टी के लोग दूसरी सियासी जमातों की टिकटें ढूंढ रहे थे। तो ये एक कुछ चंद एक वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अब इस नहज तक पहुंचे हैं। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की है कि जिस तरह कुलसूम नवाज साहिबा थी या दीगर जो सियासी जमातों में होते हैं, जो पस पर्दा बातचीत करके मुज़ाकरात के ज़रिए अपने लिए और अपनी जो सियासी क़यादत होती है उसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं, इसमें क्यों नहीं है। देखें, ये पीटीआई के अंदर भी वो लोग हैं और ये जो पस पर्दा बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला ना सिर्फ ये कि जारी रहा, बल्कि कई इसके अदवार भी हुए, मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम ओहदेदारान हैं उनके साथ भी हुई। इवन जो नवंबर में जो धरना था उससे पहले भी पस पर्दा जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात। फ़र्क कहाँ पे है पीटीआई और जो दूसरी सियासी जमातें हैं उसमें? देखें, बुनियादी फ़र्क ये है कि इमरान खान आगे जो अख्तियारात हैं वो जो है वो अपनी जो क़यादत है उस तक नहीं देते, फैसला साजी का जो इनके अख्तियारात हैं वो आगे नहीं देते। कोई भी आप बातचीत करके आ जाएं, आगे से फैसला जो है वो इमरान खान ने लेना है, और अल्टीमेटली अगर इमरान खान ही जो है वो फैसला नहीं लेते तो उसमें फिर जो इस तरह के जितने भी चेहरे आ जाएं या जितने भी लोग आ जाएं तो उन मुज़ाकरात का या इस तरह की जो भी पेशरफ्त होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये बंद गली के हवाले से है कि देखें, इमरान खान अब भी इसको जो है वो सियासत से ज़्यादा खेल के तौर के ऊपर लेते हैं और ये समझते हैं कि जब आप अपने दबाव में हों तो उल्टा जो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली बात है कि आप जब दबाव में हैं तो अपने जो हरीफ है उसके ऊपर आप प्रेशर डालना शुरू कर दें और इससे जो है वो आप जो है वो दबा लेंगे अपने जो हरीफ है उसको। लेकिन हमने देखा है कि सियासत में और खेल में बड़ा फ़र्क होता है और इमरान खान को ये बात अब समझ जानी चाहिए थी। 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, वो हुकूमत के भी जो राज हैं वो जान सकते हैं कि कैसे हुकूमत में करना होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को इस टाइम कंट्रीब्यूट कर रही हैं बंद गली में लाने की। बाकी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि जो एडेड और जो एक्स्ट्रा इसमें जो फैक्टर्स हैं वो 9 मई वाला, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो भी उसके हवाले से भी देखा जाए तो इनको खुली ऑफर दी गई थी कि देखें, इदारों के ऊपर चढ़ाई जो एक मैं समझता हूँ कि ये किसी भी जमहूरी दौर में अगर ये इस तरह जो है वो किया जाएगा तो फिर कल को कोई मुसल्ला लोग भी आके ये इसी तरह जो मुख्तलिफ इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें तो ये किसी तौर के ऊपर भी आपकी जो स्टेट की जो एक सिक्योरिटी की पॉलिसी होती है वो मैं समझता हूँ कि उससे अफेक्ट होती है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ जो इनको ऑफर की गई थी कि माफ़ी मांग लें तो उसके बाद ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं, ये भी एक जो वजह है जो जिसकी वजह से बंद गली में ये गए हैं। ठीक है, मुफाहमत की ऑप्शंस तो बहुत सी मौजूद थी लेकिन खान साहब ने कंप्लाई नहीं किया कभी या उनकी पार्टी ने कंप्लाई नहीं किया। ऐसे बेनज़ीर
आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या सियासी गलतियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आज उनको इस मकाम पर यहाँ से कहाँ क्या जाना है कुछ पता नहीं है, या फिर हालात ही ऐसे थे कि मजबूरन? अलीना, पार्टी अगर इस वक्त, मेरी राय में, अगर इस वक्त बंद गली में है तो उसकी एक ही वजह है, और वो है इमरान खान साहब और उनका रवैया जो वो बदलने का नाम नहीं लेते। उनकी पार्टी में एक क़यादत है, उनके पास ओहदे हैं, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। ओहदे हैं, अहमियत कोई नहीं है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल से उन पर कुछ ख़ास एतमाद भी नहीं करते। इस वक्त पार्टी का फेस कौन है? उनकी बहन अलीमा खान साहिबा, जिनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। वो जो बात करती हैं उसको इमरान खान साहब का मौक़िफ़ समझा जाता है। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ये भी देखिए आप पार्टी के ऑप्टिक्स क्या हैं आजकल, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जेल के बाहर, तो वो किसके साथ करती हैं? पार्टी के वकला या क़यादत के साथ नहीं, इमरान खान साहब की जो और बहनें हैं उनके साथ। एक पार्टी अफेयर, एक फैमिली अफेयर है इस वक्त पूरा का पूरा। तो आपने अपनी ही जो टॉप क़यादत है, जिसका काम ही होता है आपको मशवरा देना, आपको एडवाइस करना, जिसके साथ बैठ के आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उनके साथ आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रहे, आप बस ऑर्डर्स दे रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं। दूसरा मसला पीटीआई का, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि अभी तक एक जिद है कि अगर मैं बात करूंगा तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। अभी भी अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बात करूंगा तो उसी से करूंगा जिससे ट्रंप ने बात की थी, उन्हीं से करूंगा और मैं किसी से नहीं करूंगा। तो अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है तो जाहिर सी बात है जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की तो उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कोई ख़ास अहमियत नहीं देते जमहूरियत को। उनके लिए तो ये हाइब्रिड निज़ाम ठीक है। उनसे अगर आपने बात करनी है तो रिलीफ मिल सकता है या इक़्तिदार मिल सकता है, लेकिन वो जो लाखों लोग जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उनके लिए आप निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अलीना, मुझे समझ नहीं आती हमारे मुल्क में डील को और बातचीत को कमज़ोरी क्यों समझा जाता है। मेरे तो ख्याल से ये बहुत अक्लमंदी की बात है कि आप बातचीत करें और बैठ के मसले को हल करें, और वो हल एक ही है, वो यही है कि इन सियासी जमातों से आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त ये हाइब्रिड निज़ाम की बहुत बड़ी सपोर्टर्स हैं ये दोनों बड़ी सियासी जमातें, लेकिन मेरी राय में लीना, अभी भी इनमें ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क का डायरेक्शन है वो सही नहीं है। उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये एहतजाज की बात है कि कहा जा रहा है 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज किया जाएगा, देखें ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत बार इस्तेमाल की, 3-4 दफ़ा तो आप कर चुके हैं, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक यही कहता है कि कोई चीज़ अगर काम नहीं करी तो उसको आप बदलें, स्ट्रैटेजी को अपनी बदलें। एक मैं आपको इसमें मिसाल दूंगी अलीना, ज़ुहरान ममदानी साहब जिन्होंने अभी प्राइमरी का इलेक्शन लड़ा और जीते डेमोक्रेटिक पार्टी का न्यूयॉर्क मेयर के लिए, उनकी इलेक्शन कैंपेन से मेरे ख्याल से सारी सियासी जमातें बहुत कुछ सीख सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंगेज किया दूसरी साइड को। कैसे इंगेज किया? वो न्यूयॉर्क में उन इलाकों में गए जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने इस इलेक्शन में ट्रंप को वोट दिया था पिछले इलेक्शन में, वहां पे गए और वहां पे जाके उन्होंने लोगों की बातें सुनी, लेक्चर नहीं दिए, बैठ के खड़े हुए और उनसे सुना कि आप मुझे बताएं इस शहर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने अपने जो मुखालिफ एक कैंडिडेट था उसको इंडोर्स किया और उस कैंडिडेट ने ममदानी साहब को इंडोर्स किया। क्यों? क्योंकि मैसेज ये जाए कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ सियासतदान हैं, हम दोनों का एक ही मकसद है कि शहर को बेहतर किया जाए, आपको सुना जाए। और वो जीते इस कैंपेन की वजह से। ठीक है अभी मेयर का इलेक्शन दूर है, लेकिन अलीना यही मेरे ख्याल से यही ज़रूरत है कि इंगेज करने की ज़रूरत है दूसरी साइड को। चाहे आपको वो जितने बुरे लगें, आप जब तक उनको इंगेज नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं उनके साथ, आगे बात नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक ये बात है, सॉरी मैं आखिरी बात कर रही हूँ, भट्टी साहब कह रहे थे कि ये जो सियासी जमातें हैं ये कुछ ऑफर नहीं कर सकती पीटीआई को। ऑफर करने की बात नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो दोनों जो सियासी जमातें थी वो इक्तदार में ही नहीं थी, वो एक दूसरे को क्या ऑफर कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्यों साइन किया? ताकि एक रूल्स ऑफ द गेम सेट हो कि ये वो रूल्स ऑफ द गेम है। और इसी वजह से अलीना, चाहे ये आजकल जो भी कर रही हैं, लेकिन इसी वजह से ये दोनों एक साथ बैठ के सियासत कर सकती हैं, अलायंसेस बना सकते हैं, और यही ज़रूरत होती है सियासत में। ठीक है भट्टी साहब, मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं फ़खर का भी, बेनज़ीर का भी, लेकिन पहले मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर आप एक दफ़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं वजह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज बंद गली में होने का? क्या वैसे तारीख क्या कहती है? मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर हमने देखा इस तरह का कड़ा वक्त आया है, क्या वो भी इसी तरह से पॉइंट ऑफ
नो रिटर्न कहें इसको, या बिल्कुल एक बंद गली में चली जाती हैं, या कोई ना कोई उनके लिए होप रही माजी में और वो किस तरह से निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मुख्तलिफ है उनसे? अच्छा, इसको देखने के दोनों तरीके हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो बंद गली में चले गए, और एक ये भी कह सकते हैं कि उनको दीवार से लगा दिया गया। आप कौन से समझते हैं ज़्यादा ऐप्ट होगा कहना? उनको दीवार से लगाया गया है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक पार्टी इवन इंडिपेंडेंट सर्वेस के मुताबिक, इवन जो लोग जीते उनके नाम पर, उनके मुताबिक भी 8 फरवरी का रिजल्ट क्या था? कोई बता सकता है कि 8 फरवरी का नतीजा क्या था? आज जो सारी बातें की जा रही हैं, आए डेमोक्रेसी पे बात कर लें, आए बातचीत कर लें, आप 8 फरवरी के रिज़ल्ट को किसी एक इंडिपेंडेंट उससे तस्लीम करवा लें और उसके मुताबिक डेमोक्रेसी को मजबूत करें। एक तो तरीक़ा ये होता है। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए, उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद असम्बलियाँ टूटी, उसके बाद बहुत चीज़ें हुई, और उसके बाद ये भी कि इलेक्शन सिंबल चला गया, लीडर जेल में है, लेकिन 8 फरवरी फिर भी हो गया। अब अगर आप 8 फरवरी को ही तस्लीम नहीं करें तो फिर आप ये बातें कैसी होती हैं कि जी आएँ बातचीत कर लें, आएँ चलें इस पर बात कर लें, उस पर बात कर लें, मुल्क को मजबूत कर लें। आप एक मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे इस चीज़ को। यानी ये मुझे कोई मंतक बता दे कि आप किस जमहूरियत पर बात करना चाह रहे हैं, कौन सी डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं। वो डेमोक्रेसी जो 8 फरवरी की थी, वो डेमोक्रेसी जो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, ये कन्फ्यूजन फैलाती हैं। इमरान खान साहब का क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इमरान खान अभी जैसे फ़खर भी कह रहे थे और भी कहते हैं, इमरान खान आज भी सबसे पॉपुलर आदमी है। क्यों है आज सबसे पॉपुलर आदमी? इस सब के बावजूद 9 मई भी हुआ, इस सब के बावजूद उन पे बेशुमार मुकदमात हैं, क्यों है सबसे पॉपुलर आदमी आज? तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर पार्टी क्यों है आज? इसका कभी किसी ने इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया? कुछ लोग कहते हैं कल्ट फॉलोइंग है। अच्छा, कल्ट फॉलोइंग भी है तो आप क्या करेंगे इलेक्शन में? कल्ट फॉलोइंग अगर उसके साथ है, आज भी खड़ी है उस पर, तो आप क्या करेंगे? यानी हम जब ये कह रहे हैं कि वो बंद गली में चले गए, अरे भाई आपने दीवार से लगा दिया उन्हें, और क्या करे कोई आदमी आपने। और देखिए, जब आप एक कोई गलत इक़दाम करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। आप जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ पहले जजेस सुप्रीम कोर्ट पे हावी होता है, अपनी मर्ज़ी की सुप्रीम कोर्ट लाता है, मीडिया को कंट्रोल करता है, मीडिया पे प्रेस एडवाइस, मीडिया पे सेंसरशिप, ये सब लगाता है, क्योंकि उसने अपने एक इलेजिटिमेट रूल को प्रोलॉन्ग करना होता है। आप देख लें, आप अपनी तारीख उठा के देख लें उस चीज़ में। हम ये बहस ही गलत कर रहे हैं। चीज़ ये है कि फैसला किया जाए। देखिए, अब 9 मई 2023 हुआ था ना, आज क्या है? आज हम जुलाई 2025 में खड़े हैं। क्या हुआ था 9 मई के बाद? क्या कहा गया था कि ओपन एंड शट केस, उस ओपन एंड शट केस को 2-2.5 साल हो गए हैं। उस ओपन शट को उसको आपने 26वीं तरमीम करके पूरी सुप्रीम कोर्ट उलट पुलट कर दी। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो यही आ रही है। इमरान खान आज पॉपुलर है, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझने की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर जी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उनकी जान नहीं बचा सकी। उसकी वजह क्या थी? सर अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप बिल्कुल सही तरफ निशानदेही कर रहे हैं, बट मुझे ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि खान साहब के पास बहुत से मौके थे जहां पर वो अपने लिए कोई ना कोई स्पेस बना सकते थे, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चाहे वो इलेक्शंस के बाद हो। उन्होंने अपनी नाकिस हिकमत अमली से वो मौके यूटिलाइज़ नहीं किए। क्या इसके बाद भी और प्लस अगर हम मवाजना करें तारीख से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने अपनी जगह बनाई। क्या आप समझते हैं इसके बाद भी ये कहना दुरुस्त होगा कि सोली इसकी रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशमेंट है और इसमें नाकिस हिकमत अमली नहीं है? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, तमाम तर झगड़ों, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गई, गवर्नमेंट भी बन गई, सब कुछ के बावजूद 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ ना। इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त था कि गलत था? क्या 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनी वो सही बनी या गलत बनी? ठीक, ये इशू है। इस चीज़ को आप एड्रेस करें। इस चीज़ को आप, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, ये कौन पूछे
कि भाई आपके कानून में लिखा है 4 महीनों में फैसले करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 4 महीनों में क्यों फैसले नहीं किए? किसी ने पूछा इलेक्शन ट्राइब्यूनल से? जी करते आप 4 महीने में फैसले करते, अल्लाह खैर सल्ला। जो सर मसला ये वही बात होती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात, उसने इन चीज़ों के ऊपर उस तरह से मुकदमा नहीं उठाया, उसी चीज़ के ऊपर पड़े रहे कि हमारे जो लीडर है खान साहब उनको रिहा करो। इस चीज़ के ऊपर वो मुसर रहे बजाय इसके कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। एक ब्रेक की इजाज़त सर एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। इसको मजीद आगे आके डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक लेनी है हमें, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हम इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो उसके आगे ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहे और बंद गली सी कैफियत है, उसकी वजह क्या है? इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आपको जवाब देते हुए फ़खर ने भी और बेनज़ीर ने भी कुछ ये कहा कि आपने जो बात की कि मुफाहमत करने वाले लोग नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कई दफ़ा बारहा उनको ऑफ़र भी हुई, ऐसे मौके भी बने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा, कुछ कमिट करके फिर कंप्लाई भी नहीं किया। इसका कैसे जवाब देंगे? मैडम शेख, एक बात ज़हन में रखिएगा कि कल की सियासत और आज की सियासत में एक बड़ा फ़र्क है, और वो बड़ा फ़र्क है 9 मई। और मैं इस पे हमेशा कहता हूँ कि 9 मई के किसी मुजरम को आप ना छोड़ें, सबको सज़ा दें। लेकिन 9 मई की लगता है सज़ा उनको भी मिल रही है जिनका 9 मई से कोई तल्लक ही नहीं है, जैसे परवेज़ इलाही साहब हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, जैसे और कई कारकुन होंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल बात ठीक है, 100% ठीक है कि इमरान खान साहब के पास कुछ मौके ऐसे आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ मौके ऐसे आए थे कि अगर उस वक़्त सही फैसला कर लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन ये मज़हर साहब की बात 101% ठीक है कि आज आप अगर आपके हाथ ऊपर खड़े हों और आप दीवार के साथ लगे हों और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई सुनवाई ना हो, पूरे निज़ाम में कोई फोरम ना हो आपके पास, यानी इतना भी फोरम ना हो कि माजरत के साथ सर यही तो सवाल है ना, इस नहज तक मामला पहुंचे क्यों सर? सवाल तो यही है। कह रहा हूं ना, नहीं मैडम शेख, नहीं नहज नहीं होती, नहज नहीं होती। मैंने कहा है ना कि जो जुर्म करे उसको सजा दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ तो नहज पे नहीं ना पहुंचाए जा सकते। सर हम कई दफा इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस भी कर रहे थे, अपनी एहतजाजी तहरीक भी कर रहे थे, खान साहब भी बाहर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के इकदाम हुए। मैडम शेख, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बन गया ना, अब तो उस लकीर को पीटा नहीं जा सकता ना कि उस वक्त क्या हो रहा था और आज क्या। हम तो आज की बात कर रहे हैं सर, वो सब कुछ ऐड ऑन करता है तो वो सारा मैंने आपको ऐड ऑन करके बताया ना कि क्या क्या हुआ, और क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वो तो अभी आपको बता चुका हूं। और लेकिन मैडम शेख, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि आप दीवार के साथ लगे हुए हैं। आपका हाई कोर्ट कहता है कि ये 4 बंदे इमरान खान से मिला दें, वो कोई नहीं मिलाने देता, ये हाल है। और 2 बातें की थी बेनज़ीर शाह साहबा ने। एक है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। मैं माजरत चाहता हूँ मजहर भाई से भी, बेनज़ीर शाह साहबा से भी, मजाक है ये, खुदा के लिए ये तो अब हवाला देने वाले के काबिल भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये किसी ने इस पे अमल नहीं किया। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि इस तरह का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें क्योंकि दोनों जमातें, बेनज़ीर शाह साहबा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हुआ था कि दोनों जमातें जलावतन थी, दोनों इक़्तिदार से बाहर थी, दोनों का मुश्तरका दुश्मन एक था, दोनों का मफाद इसी में था। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक इक़्तिदार में होती तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना होता, और फिर दोनों ने इससे चीटिंग की। और आखिरी बात बेनज़ीर शाह साहबा ने जो ज़ोरान ममदानी साहब की, शुक्र करें ज़ोरान ममदानी साहब अमेरिका में हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो या जेल में होते या इस वक्त नायल होकर कई उन पर मुकदमे बन चुके होते और उनका कोई वकील भी ना होता। ये अमेरिका है जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं कि वो ट्रंप के वोटर के पास, और ट्रंप आज सर पकड़ के बैठा हुआ है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। वो उनका निज़ाम है, उनकी डेमोक्रेसी है। अच्छा, बेनज़ीर से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। अलीना, जो इस हुकूमत में है वो तो कई बार बुला चुके हैं फिर भी पीटीआई को कि आप आए, आके बैठे, हमारे साथ बातचीत करें। जब वो अपोजिशन में भी थे तब भी वो पीटीआई से कह रहे थे कि आप आए, आके हमसे बात करें। आप हैं जो कह रहे हैं कि नहीं,
मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। देखिए, मेरी तो यही राय है कि जब तक आप इन सियासी जमातों के साथ बैठ के आपने तय करना है, क्योंकि सियासी जमातें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स होती हैं जमहूरी निजाम की, एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, उनका सबसे बड़ा फायदा होता है। आपने बैठ के सेट करना है रूल्स ऑफ द गेम कि ये है जो हम नहीं करेंगे। और मैं तो, मेरी राय में एलिना, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कुछ हद तक हमने स्टेबिलिटी देखी, इसी फ्रेमवर्क की वजह से आज पीडीएम बनी, जब इन ये दोनों सियासी जमातें साथ बैठी और अभी दोनों जो है वो साथ इक्तदार में है। तो ये जो आइसोलेटेड किस्म की आपकी पॉलिसी है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बस डायरेक्टली उनसे बात करूंगा और सीधा शायद इक्तदार में जाऊंगा, ये नहीं काम कर रही। आपने कोशिश कर ली, नहीं काम कर रही, अब आप उनको इंगेज करें, दूसरी साइड को इंगेज करें, क्योंकि यही तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है, फखर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुक जाए फखर भट्टी साहब। मैडम शेख, बेनज़ीर शाह साहबा को गालिबन पता ही नहीं चला। इमरान खान साहब ने 3 पॉइंट सामने रखे, उन्होंने कहा मेरी रिहाई दरमियान से निकाल दें, मुझे निकाल दें, एनआरओ निकाल दें, डील निकाल दें, हाँ मैं बैठता हूँ इस हुकूमत के साथ। इलेक्शन भी निकाल दिया, हुकूमत को हुकूमत माना, और राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये मुतालबे माने ही नहीं जा सकते। तो क्या करें, किस से बैठें और कैसे बैठें? ये बज़ाहिर जो टीवी चैनलों पर या आए मुज़ाकरात करें, भाई किसके साथ करें? आपके पास क्या है? कोई ऑफर करें, आप इतना भी रिलीफ दिला सकते हैं क्योंकि इमरान खान से मिल ले आपके कहने पर। इस तरह नहीं होती भट्टी साहब, बातचीत से पहले आप कहें कि आप मुझे ऑफर दें और ये मेरी कंडीशंस हैं, आप इनको माने। आपको पहले बैठ के बात करनी होती है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है ये कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी है, हमें बहुत पॉपुलर वोट है हमारा, ये कुछ चीजें हम चाहते हैं हमारे लीडर आए वो भी आके बैठे और बातचीत करें। ये तो नहीं होता, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे होता है। ये तो ट्रम्प जैसी बात है कि हम पहले आप पे बमबारी करेंगे और फिर आप आ जाएं, हमसे आप बात कर लें। अच्छा, फखर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? फखर भट्टी साहब एक सेकंड, फखर का पॉइंट ले ले, फिर आते हैं आपके पास। एक बात जो मजहर साहब ने की कि इसके 2 वो हैं पहलू हैं, क्या ये तो नहीं है कि इनको दीवार के साथ लगाया गया? देखें, दीवार के साथ लगाए जाने वाली बात मजहर साहब की मान भी लें तो क्या ये पहली मरतबा हो रहा है किसी सियासतदान को या पूरी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया है? इन्हीं इमरान खान ने अपने दौर में जिस तरह अपने सियासी मुखालफिन को और हरीफैन को दीवार के साथ लगाया, उसको ही अगर हम कंपैरिजन कर लें कि इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के जो दीवार के साथ लगे होने के बावजूद कैसे हिकमत अमली के साथ वो इस दीवार के लगे जाने से फिर बाहर है, इस कैफियत से बाहर है। वो भी सही नहीं था। हुकूमत में इमरान खान वो बिल्कुल जो है वो इमरान खान की तरफ से बिल्कुल गलत था, और अब भी जो है अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने जिस तरह अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया उसके बावजूद भी जो सियासी जमातें थी उन्होंने बातचीत को ही सबसे पहला जो है वो एक तरीका कार बनाया। इमरान खान क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दीवार के साथ लगाया। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तो ये समझते नहीं है कि इनकी औकात है कि ये उनको साथ इस तरह का कर सकें, तो उन्हीं से ही फिर ये बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, सियासी जमातें खुद ही जो है वो जो अपने आप को जो है मजबूत कर सकती हैं, लेकिन हमने देखा है कि इमरान खान बजाय इसके कि सियासी जमातों को मजबूत करने के उन्हीं हाथों को ही मजबूत करना चाहते हैं जो इनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। दूसरी बात जो एक भट्टी साहब कह रहे थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, 9 मई के बाद 10 मई आया। 10 मई को क्या हुआ था? इमरान खान ने मीडिया के साथ बात की, उनसे पूछा गया कि क्या ये जो कल तोड़ फोड़ हुई थी 9 मई को, तमाम जो मुख्तलिफ जो शहदा के मुजस्मों को किया गया या बाकी जो इमारतों को वो किया गया, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? इमरान खान ने कहा मैं मजम्मत नहीं करता, इसके ज़िम्मेदार एक ही शख्स हैं। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, इनको क्या सुनवाई नहीं हुई या क्या कोई इनको रिलीफ नहीं दिया गया? उसी दिन हाई कोर्ट ने इनको तमाम मुकदमात में जमानत दी, और ऐसे मुकदमात में भी कि जो अभी इनके खिलाफ दर्ज ही नहीं हुए उसमें भी पहले से जमानत दी गई। इनको रिलीफ मिलता रहा, इनको बार बार जो है वो सारा कुछ ऑप्शंस मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी अपनी पॉलिसी के ऊपर मुसर रहे कि नहीं, मैंने तो इदारों के ऊपर चढ़ाई करके, मैंने तो सियासी जमातों को जो है रिडिक्यूल करके ही बाहर आना है और फिर से दोबारा से। ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं भट्टी साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन मदद साहब पहले कुछ कहना चाहते हैं। आपको एक बात याद रखें, देखिए चूंकि हम आज के दिन बात कर रहे हैं जिस दिन इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था अपोजिशन और गवर्नमेंट का, फिर भी मार्शल लॉ लग गया। उसमें जो दीवार से लगाने, बिल्कुल मैंने तो ये आप इमरान खान की बात करेंगे, मैं 50 बातें करूंगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने उन्होंने जो कुछ किया अपोजिशन के साथ,
वो आज उसी की कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो आप कह रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातों ने रास्ता निकाला, वो रास्ता क्या था? वो रास्ता तो उसी के थ्रू निकाला गया जिन्होंने 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया था। आपने उसी रास्ते को इख्तियार किया और आज इमरान खान वही गलती कर रहे हैं। वही रास्ता जिन जमातों ने मिलकर आपको इमरान खान की हुकूमत बनाई थी, उन्हीं जमातों से मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और आप इस्तेमाल हुए। ये दोनों बड़ी जमातें इस्तेमाल हुई। आज जब इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा, तो ये एक बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं। ये उतनी ही बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं। यही मैं बात कह रहा हूँ। उसमें सर बुनियादी फर्क ये था कि उन जमातों को इमरान खान ने कोई ऑप्शन ही नहीं दी थी। इमरान खान ने ये कहा था कि मैं तो चोरों के उन्होंने जद्दोजहद का फकर उन्होंने आप पूछें, रास्ता ही नहीं छोड़ा था। फकर आप पूछें जो दिसंबर 2020 या 2021 को मीटिंग हुई थी तारिक परवेज के घर पे, मालूम करें कि किस तरीके से बाद में आपने वो जनरल बाजवा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा जो गेम प्लान था उसका हिस्सा बन गए। यानी वही गेम प्लान था ना जिसके तहत 2018 में हुआ था। वो मैंने खबर रिपोर्ट की थी, वो खबर मैंने रिपोर्ट की थी कि कैसे ये आर्मी का जो मागला मेस है वहां पे ये मुलाकात हुई थी। और मुलाकात का भी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। इमरान खान ने सर मैं पूरा वो वाकया रिपोर्ट करता हूं क्या हुआ। इमरान खान ने सर जनरल बाजवा को उस टाइम जो आर्मी चीफ थे उन्हें बुलाया जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। ये मैंने दी न्यूज में रिपोर्ट किया था। और इमरान खान ने उनके सामने 3 ऑप्शन रखी कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आप इनसे विड्रॉ करवाएं। मेरी ये 3 ऑप्शंस हैं और उनमें से एक ऑप्शन ये थी कि ये बात ही मैटर नहीं कर। सर एक सेकंड रुक जाए ना, वो एक मिनट सुन ले, एक बात करने देना, पूरी बात कंप्लीट करने देना। मैं आपकी तरफ आती हूं ना भट्टी साहब, बात तो कर सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। उस पे जनरल बाजवा सर कोई बात नहीं, आप सुन ले। जो उस टाइम जनरल नदीम अंजुम थे उनको इमरान खान ने बुलवाया और ये कहा कि जनरल साहब आप जो है आपकी बात या पोजीशन की जमातें सुनेगी, आप इनके पास मेरी 3 ऑप्शंस ले जाएं और इनके बदले में ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव इन्होंने सबमिट कराई है वो विड्रॉ करें। ये एक बात का जवाब दे दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था ये पॉलिटिकल पार्टीज का मूव था या इसके पीछे जनरल बाजवा थे? सर अगर जनरल बाजवा होते तो इमरान खान उनको ना भेजते कि जाके रुकवाओ इसको। तो रुकवाने के लिए तो करेंगे ना। अच्छा मैं थोड़ा सा इससे आगे आना चाहती हूँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत से मौके थे, जैसे अभी हमने भी बात की। एक सेकंड जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत से मौके थे। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज 9 मई, जिसके ऊपर भट्टी साहब ये मुझे बताए ना, अब 9 मई से आगे बढ़ने का रास्ता क्या? अभी हम लोग यहाँ पर बात भी कर रहे थे कि ये जो डील की या मुफाहमत की बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो अगर चले वो ये भी चाहते हैं कि हम बात करें, ताकतवर लोगों से बात करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, वो भी तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। डील को तो उन्होंने खुद गाली बना दिया। तो ये थोड़ा सा बताएं किस तरह से सियासी हिकमत अमली नाकिस ना हुई फिर। जी मैडम शेख, अब मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ और एक बात को बार बार कह रहा हूँ कि कल और आज में फ़र्क 9 मई का है। ठीक है, पहले 9 मई नहीं हुआ था, अब 9 मई हुआ है। जो 9 मई की सजा ये सामने खड़ा है। लेकिन मैडम शेख ये मैं जो माजरत चाहता हूँ, फ़खर को काट रहा था मैं। फ़खर आखिरी वो जो खबर बता रहे थे वो बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3.5 पौने 4 साल में उस अपोजिशन ने क्या किया? क्या कहा करते थे मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान से क्यों बात करें, हम निक्के के अब्बे से बात करेंगे। जरदारी साहब क्या करते थे? फार्मूला बनाने वाले मुझे कह रहे हैं कि फार्मूला बनाओ। मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ। मौलाना साहब ने किससे डील की थी? शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाते थे? तो ये सारी, लेकिन सर एक चीज फर्क, सॉरी भट्टी साहब 1 मिनट फर्क था बहुत। नवाज शरीफ साहब ने जब बात शुरू की, मरियम को कहा गया खामोश रहे, मरियम खामोश रही, कंप्लाई किया, एक चीज नहीं मुखालफत में हुई। यहाँ पर होती है बातचीत हो रही है, मुफाहमत हो रही है, वहां पर खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है इतना जहरीला किस्म का, वो पता चलता है बातचीत क्या। हुकूमत से बातचीत होती है, वहां पर फिर जहरीले किस्म के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हो जाती हैं। ये जरा स्ट्रैटेजी का भी फर्क है भट्टी साहब। एक सेकंड भट्टी साहब से जवाब ले ले भट्टी साहब। जी 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 मैडम शेख ठीक कह रही हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। मैंने पहले भी बताया कि उस वक्त उनकी हिकमत अमली दोनों जमातों की क्या थी, यहाँ क्या मिसिंग है, ऐसी बात है। नहीं तो फिर भट्टी साहब इसको एक्नॉलेज करें ना। पाकिस्तान नहीं भट्टी साहब आपने शुरू में एक्नॉलेज नहीं किया था, आपने ये कहा कि वजह ये नहीं है। आपने कहा कि वजह ये, एक सेकंड ना भट्टी साहब, आपने कहा कि वजह ये है एक्चुअली कि मुफाहमत करने वाला ग्रुप मिसिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। ये तो सारी की सारा मामला ही वहीं से निकला था। इमरान खान साहब आपने कहा कि नाकिस हिकमत अमली नहीं है, मुफाहमत करने वालों की कमी है।
नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि गलत फैसले, गलत हिकमत अमलियाँ और जो क्या उसको कहते हैं कि मफामत करने वाला। ये बता दें 9 में से आगे बढ़ने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता है? मैडम शेख, मुझे नहीं लगता कि अब कोई रास्ता बचा है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब सारा कुछ अदालतों में। सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी चाहिए। नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो होता है हमारे यहाँ, जब तक वो नहीं खत्म होगा ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। बेनजीर, 9 में से आगे बढ़ने का रास्ता अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या है? लीना, वो तो कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग ले, लेकिन मेरे ख्याल से ये तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंटली एक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि वाकई में पता चले कि कौन इसमें मुलव्वस था और कौन नहीं था। ये इसको सिर्फ इस्तेमाल करना अपने सियासी मकसद के लिए, मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है। मुल्क की तरफ से आप सोचना चाहिए सिवाय इसके कि PTI के लिए क्या बेहतर रास्ता है। ठीक है जी, फखर साहब, क्या रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचा आगे बढ़ने का? मेरा ख्याल है कि अदालतों को ही फैसला करने दे जो भी हो, लेकिन जो बेनज़ीर अभी बात कर रही हैं कि ट्रांसपेरेंटली इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए। देखिए कैसे हो सकती हैं, एक अदालत अहकामात दे रही है, पिछले 1 साल से ये कोशिश की जा रही है इमरान खान से कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए, उनके वॉइस मैचिंग टेस्ट लिए जाएं, लेकिन बार बार इमरान खान जो है वो ना पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं ना अपनी वॉइस मैचिंग वो कराते हैं। ये देखें, ये कानून के मुताबिक जो है वो लाजमी है। अगर वो उसमें कंप्लाई नहीं कर रहे तो उसमें फिर ये ट्रांसपेरेंसी का फिर जब बाद में क्वेश्चन सर, वो फखर साहब कहने वाले कहते हैं कि उसमें मैलिफाइड इंटेंट है हुकूमत की। वो कहते हैं कि जी इसमें से कुछ ऐसा निकाला जाएगा खान साहब के खिलाफ जिसको फिर आगे मुद्दा मजीद बनाएंगे। ये जितनी भी होती है आपके इन्वेस्टिगेशन में, ये साइंटिफिकली जितनी भी ये चीजें होती हैं, ये ज्यादा साइंटिफिक हुई है। जरदारी साहब से ये साइंटिफिक हुई है, बिलावल साहब से हुई है। चलिए भट्टी साहब, आपका पॉइंट आगे, मैंने भी सवाल बना के रख दिया, फखर का जवाब सुन लेते हैं, देन आई हैव टू क्लोज। जी फखर साहब, क्यों जरूरी है? देखें, इमरान खान पहले दिन से इसको कह रहे हैं कि ये जो 9 में है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एजेंसीज ने खुद किया है। अब इसी के ऊपर जो इनके पास डिजिटल एविडेंस है और फिर जो इमरान खान के अपने जो बयानात हैं उसके साथ ये वॉइस मैचिंग भी, और उसके साथ साथ ये जो मैं समझता हूं जो फखर साहब, अब ये बता दें, आपको यहां से आगे बढ़ने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नजर आता है या नहीं? देखिए, रास्ता वही है जो मजहर साहब बात कर रहे थे। सियासतदान जब तक खुद मिल बैठ के नहीं बातचीत करेंगे और अपने लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक ये इसी तरह लड़ते रहेंगे और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो मजबूत होती रहेंगी। बेनज़ीर, मज़हर साहब, फ़खर ये समझते हैं कि किसी के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी, लेकिन बेनज़ीर इस पर मज़ीद ऐड करती हैं कि जो 9 में के मुकदमात है उनकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी और फिर ज़ाहिरी बातें मुकदमात को मंतकी अंजाम तक लेके जाया जाए, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। भट्टी साहब अग्री नहीं करते, वो समझते हैं कि अभी फ़िल वक्त कोई ऐसा रास्ता दस्तयाब नहीं है और ना ही नज़र आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आते हैं आपके सवालों के साथ वापस। वेलकम बैक। आप लोगों के सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स को सिक्योरिटी और शनाख्ती निज़ाम के लिए लाजमी अब करार दिया है एक बार फिर, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि अगर ये अवाम की सिक्योरिटी के लिए है तो क्या इसका खर्च अवाम को ही क्यों उठाएं? वो ये तो हुकूमत को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। क्या आपके ख्याल में नंबर प्लेट्स मुफ्त या कम कीमत पर फराहम नहीं होनी चाहिए जब बार बार तब्दीली का नंबर प्लेट्स की कहा जाता है? पहले तो ये लॉजिक बताई जाए कि नंबर प्लेट्स क्यों तब्दील हो, क्या चीज़ थी, क्या कमी थी, क्या कमी बेशी थी, कौन से बड़े सिक्योरिटी लैब्स हो गए थे जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा, अगर आप इसकी तहकीकात करें, सिर्फ यही नहीं, ये कई सालों का स्कैम नज़र आएगा आपको। अच्छा। और इसको टेकअप करना चाहिए। क्या स्कैम सर, थोड़ा समझाइएगा। नहीं, इतनी सालों पेंडिंग पड़ी रहे, मामला पेंडिंग पड़े रहे, इससे पहले भी जब पिछली गवर्नमेंट में भी ये सारी चीज़ें, और ये बहुत बड़ा, मैं इस वक्त क्योंकि वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा स्कैम है ये। तो पहली चीज़ ये कि इसको हट के, सबसे हट के इम्पॉर्टेंट ये कि पहले तो ये बताया जाए ना कि क्या सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे जिसकी बिना पे ये नंबर प्लेट्स तब्दील करने का फैसला हुआ। एक नंबर प्लेट्स थी, नॉर्मल थी, अच्छी नंबर प्लेट्स थी, आप चलने देते, और चीज़ों को इम्प्रूव करें ना उन चीज़ों को। ये जब 2013 का ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें ये तय हुआ था इनिशियली कि जी एक्साइज और जो ये डिपार्टमेंट गाड़ी और मोटरसाइकिल्स के सबसे पहले लाइसेंस और कागजात चेक किए जाएँ। ठीक है। उसमें पता चला कि कोई 16 लाख के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों के पास लाइसेंस ही नहीं है।
तो ये तय हुआ कि लाइसेंस बनवाए जाएं, तय हुआ, डेट्स मुकर्रर हुई, इतना रश लग गया कि उन्होंने वो स्कीम ही अबेंडन कर दी। यानी अभी पता नहीं कितने लाखों लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं है। आप ये नंबर प्लेट ले आए उसमें, तो बताएं ना। सर, वो कहते हैं ना जाली नंबर प्लेट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये बार कोडेड और स्पेशल वो वाली पन्नी वाली ये नंबर प्लेट्स हैं। नहीं, जाली नंबर प्लेट्स को इससे वो थोड़ी होता है, आप उस चीज़ को वो करें ना। बेसिकली होता है इंजन का मसला होता है, इंजन उसका नंबर, उसमें चीज़ ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आप ये कर भी रहे हैं, आपने ये तय कर लिया उसमें, तो हमारी अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं। सही। आप ज़रा देखें तो एक्साइज जाके देखें, लोगों के रश देखें आप, उसमें एक मुसीबत होती है, बीच में फिर एजेंट्स आ जाते हैं, सेकंड एजेंट्स आ जाते हैं, फिर इन्होंने एक ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करें, आपको मिल जाएगा, लेकिन ईजी करें, एक तो वो करें, और फिर यही बात कि अगर गवर्नमेंट वो दे रही है, चलें ठीक है, आपने एक टोकन मनी वो कर दी है उसमें, लेकिन इसको अब उसको क्या बनाया जा रहा है कि अब चालान शुरू कर दिया आपने, हैवी चालान शुरू कर दिए। ये सारी मसला ये आ रहा है, चालान तो अपनी जगह, मसला ये है अभी कुछ अरसा पहले ही उन्होंने नई नंबर प्लेट्स का मॉडल दिया था, जब लोगों ने वो चेंज करवाई, फिर कुछ अरसा बाद अब आ गया कि ये नए तरीके की मॉडल की नंबर प्लेट्स है, ये दो, और इसको पाने के लिए आपको कोई 1850 या डिलीवरी अगर आपने करवानी है तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। ये कह रहा हूँ ना कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई की जाती हैं। अब आप देखें जैसे रक्शे वगैरह पे आपने बैन कर दिया कुछ सड़कों पे, ये टेररिज्म से रक्षों में होता है क्या? ये किस लिए आपने किया? एक आम आदमी की सवारी है रक्षा, एक आम आदमी की सवारी है मोटरसाइकिल, उसमें जो पजेरों में आता है, तमाम तर असला गाड़ी में रख के लेकर आता है, उसको कभी चेक किया गया? उस पर कभी पाबंदी लगाई गई? मोटरसाइकिल और उसमें बसों और रक्षों को आपको टारगेट करना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मज़ीद साहब आपके जवाब के लिए। आगे बढ़ते हैं, बेनज़ीर शाह साहब, आपके लिए सवाल यह है कि काज़ाकिस्तान में अवामी मकामात पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। सवाल यह है कि क्या ख़वातीन के लिबास पर पाबंदियाँ लगाकर सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं अलीना, ये सिर्फ बहाने होते हैं। ये पहली बार नहीं है, एक ट्रेंड है कज़ाकिस्तान में। 2023 में भी उन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगा दी थी, ख़ासतौर पे स्कूलों पे। काफ़ी बच्चियां जो थीं वो स्कूल नहीं जा सकी थी, उसके बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो ये बस बहाने होते हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि पाबंदी है निकाब पे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और भी कुछ एक्सेप्शंस दी हैं, वो जो हैं वो मास्क पहन सकते हैं, उन पर कोई वो नहीं है। लेकिन मज़हब के बुनियाद पर आप जो है ये निकाब नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उनको लगता है कि इस तरह की वो चीज़ें करेंगे तो लोग, दुनिया कहेगी कितना सेक्युलर मुल्क है। ये सारा इस्लामोफोबिया होता है, अजीब सी बात है, मुस्लिम मुल्क है। लेकिन रियासत के पास हक होना ही नहीं चाहिए अलीना कि वो आपको बताए कि आप क्या पहन सकते हैं और आप क्या नहीं पहन सकते। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इस तरह के ममालिक में ज़्यादातर ख़वातीन पे ही इस किस्म की पाबंदियाँ लगती हैं। तो ये एक पूरा ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का। मैं पहले भी बात कर रही थी ममदानी साहब के बारे में, उनका भी आपने देखा कि किस किस्म की हेट कैंपेनिंग का उनको सामना करना पड़ा है जब से वो जीते हैं। तो बट एक मुस्लिम मुल्क में काज़ाकिस्तान, क्योंकि खुद एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, राइट, तो उसमें ऐसा होना बड़ा मायूब। क्योंकि अलीना जहाँ तक मुझे समझ है वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक इमेज जाए, ऑप्टिक्स जाए कि वो बड़ा एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन उनको लगता है कि इस तरह की चीजें करने से बड़ा जो है दुनिया में वाह होगी कि सेक्युलर मुल्क है। लेकिन एक्चुअली आपके ख्याल में इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। आगे बढ़ते हैं। फ़खर, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हालांकि जजेस की तादाद में इजाफा, ई कोर्ट सिस्टम, आइनी बेंचेस जैसे इकदामात हाल ही में किए गए हैं, फिर भी केसेस कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? आपके ख्याल में क्या हमें मज़ीद किसी इस्लाह की ज़रूरत है? और माज़रत के साथ फ़खर साहब, जब 26वीं आइनी तरमीम आई थी तब आप भी इसी राय के हामी थे कि केस लोड कम होगा इसके बाद, बट इसके खिलाफ क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसके पीछे एक हिकमत ये भी थी कि क्योंकि आम साइलिन के जो केसेस हैं वो उनकी साल से उनकी बारी नहीं आती, उनके केसेस नहीं सुने जाते, क्योंकि अदालतों में ज़्यादा टाइम जो सियासी नोयत के मुकदमात होते हैं या आइनी या कानूनी हवाले से उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए 26वीं आइनी तरमीम होनी चाहिए। फिर उसके साथ हुकूमत ने यह भी महसूस किया कि क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर
वो बढ़ा दिए जाएं तो उससे भी एक जो मसला है हल होगा। ये दोनों मकासद को देखा जाए। अभी जो आदाद व शुमार आ रहे हैं गो कि ये फोर्टनाइटली हैं, ये 15 दिन के हैं, कोई 16 जून से लेके 30 जून तक के जो आदाद व शुमार हैं, जिसके मुताबिक कोई 56,145 ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। उसमें से भी 30,000 वो हैं जो सिविलियन जो सिविल उसके हवाले से हैं और 9,000 से ज़ायद हैं जो फौजदारी के हैं। देखें असल मसला कहाँ पे है, और ये इसमें कोई शक नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैंने भी ये कहा था कि ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरत है मैं समझता हूँ जिसकी वजह से ये केसेस की नौयत कम हो सकती है, वो है आपका पाकिस्तान जो लॉ कमीशन है, जहाँ पे ये कवानीन के हवाले से रिव्यू किया जाता है। और ये मैं पहले भी इसी रिपोर्ट कार्ड में बता चुका हूँ कि जिसके सरबराह होते हैं चीफ जस्टिस, हर कानून का वो रिव्यू किया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा नौयत के केसेस हों, जिस कानून के तहत आप उसको रिव्यू करें, फिर पार्लियामेंट से जो है उसमें कानून साजी करके अगर कोई उसमें एम्बिग्विटी है या कोई कदगन है या कोई इस हवाले से कोई सर माजरत के साथ तो फिर जो जवाज दिया जा रहा था 26वीं आईनी तरमीम का और उसकी रेलेवेंस बताई जा रही थी अफादियत, वो तो नहीं हुई ना? बिल्कुल अलीना, देखें उसमें ये जो एक जवाब था वो यही था कि शायद अब जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी मानदा जजेस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आम आवाम को और जो साइलिन हैं उसको जो है वो रिलीफ देने के लिए वो करेंगे, लेकिन उसका हमने देखा है कि अभी तक वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। वो केसेस जो है, फिर ये भी है कि आप देखें कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो अब भी कौन से बेंचेस सुन रहे हैं और क्या वो रेगुलर बेंचेस सुन रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो उस पर मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को इस पर नई कानून साजी या कोई इसके हवाले से नहीं बल्कि जजेस की तादाद बढ़ाने से भी नहीं, जो पाकिस्तान लॉ कमीशन है उसकी भी मैं समझता हूँ एक्टिवली उसको रोल अदा करना होगा और कवानीन का जायज़ा लेना होगा कि किस कानून के तहत, जिस तरह ये अब सिविलियन में 30,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उसमें देखें कि जो सबसे ज़्यादा तो अगर ये ज़रूरत थी तो फिर आईनी ढांचा तब्दील करने से पहले ये कर लेते ना, आपने पूरा मुल्क का आईनी निज़ाम। देखिए आईनी देखें, ये हुकूमत कोई भी आती है वो अपनी मनपसंद और अपनी मर्जी की कानून साजियाँ करती हैं, ये इसमें किसी की रुकावट नहीं होती उसको, और ये हर हुकूमत करती है। वो मैं नहीं इसके ऊपर वो कर सकता कि हुकूमत ये ना करे, कानून साजी उसका हक है वो करती रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बुनियादी मकसद था आवाम को रिलीफ देना, उसके लिए अगर ये बुनियादी वजह अगर ये इससे हल नहीं हुआ, आपकी राय का बिल्कुल ठीक है, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम फ़खर साहब, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि हर हुकूमत आती है उसका हक होता है कानून साजी करना, बिल्कुल उसका हक होता है, आईनी तरमीम भी कर सकती है अगर वो 2/3 मेजॉरिटी है और कानून साजी भी कर सकती है वो सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन दोनों चीज़ें आइन, कानून और कॉमन सेंस से मुताबिकत भी रखनी चाहिए और जो जवाब पेश कर रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करना चाहिए, जो अपेरेंटली तो अभी ऐसा नहीं लग रहा। बट चलें जी, आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद भी बहस करेंगे जब ज़्यादा वक्त होगा। भट्टी साहब से जल्दी से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, सवाल ये है, महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है और कहा है कि इस मुतालबे के सिवा किसी और मामले के ऊपर अब बात नहीं होगी। आपके ख्याल में क्या इस वक्त कौमी हुकूमत की तजवीज़ हकीकत पसंदाना है? लो जी मैडम शेख, अभी आप और मैं और मज़र साहब और फ़खर और बेनज़ीर शाह साहबा सारे परेशान थे कि मसले दा हल की है, वो आ गया जे आ गया जे भट्टी साहब, ये कहीं आपकी साजिश तो नहीं है? आपने तो नहीं है कौमी हुकूमत का शोशा दरमियान में छोड़ा? ले सांभो हुण, फिर सांभो कौमी हुकूमत नूं, ले हुण कर लो गल जिहड़ी करनी जे। पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना। भाई महमूद खान अचकज़ई साहब, आप क्या करना चाह रहे हैं? पहले ही कौमी हुकूमत बनी हुई, 8 जब आते हैं उसमें और बाकी 7 हैं, और आप कौन सी कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब जहाज़ पे चढ़ते चढ़ते 2 मरतबा हंस के दौरे हुए कि जब उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं। भाई खुदा का खौफ, ना कोई मैडम शेख इसमें कॉमन सेंस है, ना किसी ने मानना है, ना कोई इस बात की वैल्यू है। हाँ, वैल्यू होती है अगर ये इमरान खान साहब की तरफ से आता कि कौमी हुकूमत बनाई जाए या किसी और ऐसे जो स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर, ये ऐसे ही एक बयान बराए बयान। अच्छा, महमूद खान साहब ऐसे ही बस रेलेवेंट रहने के लिए छोड़े बयान या कुछ और है मामला? हो सकता है मैडम शेख उनके ज़हन में कोई खाका हो जिस कौमी हुकूमत के सरबराह उन्हें लगा दिया जाए, तो वो तो मैं भी उम्मीदवार हूँ, देखते हैं कौन बनता है। ठीक है जी, हम इससे पहले उम्मीद करते हैं आपकी जो भी कोशिशें वो रंग ले आए, बजाय से भट्टी साहब सरबराह बन जाए पाकिस्तान के। जोक सपाट जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।